तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। काफी सारे लोगों को, काफी सारे मेंबर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू टेक्निकलिटीज। कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की गई है कैपिटल गेन हेड के अंदर। तो एक बार हम फिर से कैपिटल गेन हेड को समझने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट हम जो है आगे बढ़ते हैं कैपिटल गेन हेड के अंदर। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपके साथ बात करूं तो जनरली क्या होता है, एक सेलर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स, और एक बायर है दैट इज मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जब कोई एसेट सेल करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, जनरली आप जो है सेल वर्ड यूज करते हैं और कैपिटल गेन हेड में ट्रांसफर वर्ड यूज किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो देखने में लगेगा कि वो सेल नहीं है, लेकिन उनको ट्रांसफर माना गया है और ऐसे में भी कैपिटल गेन जो है अराइज होगा। तो अगर मिस्टर एक्स के द्वारा कोई एसेट सेल की जाती है, ट्रांसफर की जाती है मिस्टर वाई को, सेलर को यहां पर कहा गया है ट्रांसफरर और बायर को ट्रांसफरी। तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के लिए हमें बेसिकली जो मेन बात याद रखनी है कि सबसे पहले वो एसेट जो है, क्या वो एक कैपिटल एसेट है या फिर वो एक नॉन कैपिटल एसेट है। अगर जो सेल की गई है, जो ट्रांसफर की गई है, वो एसेट एक नॉन कैपिटल एसेट है, तो ऐसे में देयर विल बी नो कैपिटल गेन और जो इनकम होगी वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगी। नो टैक्सेबिलिटी अंडर कैपिटल गेन हेड। तो हमारा जो हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके अंदर कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वो इनकम जो है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अगर अराइज होती है। तो ऐसे में कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। कैपिटल एसेट कौन कौन सी एसेट्स हैं उसको आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर एक बार हमें यह पता चल जाए कि वो जो एसेट है वो कैपिटल एसेट है, तो हम उसको फिर से कैटेगराइज करेंगे कि क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो दो तरह की आपकी कैपिटल एसेट हो सकती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और उसको सेल किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, तो ऐसे में कौन सा कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीसीजी भी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है और इन दैट सिचुएशन कोई प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको बोला जाता है एलटीसीजी। तो अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें पता चल जाता है, तो बात आती है कि उस पर कितना टैक्स पे करना होगा। तो अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको अराइज होता है, तो आप देखिए क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए टैक्सेबल है, जिसको हम अपने स्पेशल टैक्सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये अंडर सेक्शन 111 ए टैक्सेबल है, तो इस पर आपको एट द रेट ऑफ 15% जो है टैक्स पे करना होगा। और ये अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो सेक्शंस के तहत टैक्सेबल होता है, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 112 ए।
अगर सेक्शन 112 ए वाला कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा पर जो है अट्रैक्ट होता है, तो ऐसे में इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% अबव ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपए तक का आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर टैक्स आपको नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना है। जबकि सेक्शन 112 जो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, वहां पर आपको बेसिकली 20% का टैक्स पे करना होता है। कुछ केसेस में जहां पर इंडेक्सेशन आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप 10% का टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये बात आती है बेसिकली टैक्सेबिलिटी की इन केस ऑफ कैपिटल गेन। अब एक और यहां पर जो कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन रहता है कि जो डिडक्शन होगी अंडर चैप्टर 6A वो कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। तो यहां पर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आपको नहीं मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउ नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखें, दोनों तरह के ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो सेक्शन 112 में टैक्सेबल है, चाहे वो सेक्शन 112 में टैक्स 2A में टैक्सेबल है, दोनों में ही आपको जो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नहीं मिलेगी, जो कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस की बात करता है। अंडर सेक्शन 11A जो आपको डिडक्शंस है चैप्टर 6A वो आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्लैब रेट से टैक्सेबल है वहां पर आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउ की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ एक ही केस में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउ की जाएगी, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? अदर देन 111A। 111A के अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस केस में आपको जो है डिडक्शन अलाउ की जाएगी, अदरवाइज डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। उसके बाद कुछ बात कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इसके लिए बेसिकली आपको जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग, जो कैपिटल एसेट है आपको चेक करना होगा कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग एसेट के केस में अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग बताई गई है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से आपको पता चलेगा कि कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो वो भी हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बताई गई है। तो दो बातों को मेनली हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल एसेट कौन सी एसेट होती है? तो जो एसेट कैपिटल एसेट होगी वो आपकी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। उसके अलावा और बाकी जितनी भी एसेट्स है वो आपकी नॉन कैपिटल एसेट्स होंगी, उन पर कोई भी इनकम होगी तो जनरली वो टैक्सेबल नहीं होंगी और कैपिटल गेन हेड में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बताई गई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया था, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस एसेट को आपने किस प्राइस पर एक्वायर किया, परचेज किया। फर्दर आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट की है उस एसेट के अंदर वो आप लेस करेंगे। साथ ही आप लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये जब आप लेस करते हैं
उसके बाद जो आपकी अमाउंट आएगी वो या तो होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इस तरह बेसिकली आप इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बात आई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, एलटीसीजी। तो सिमिलर वे जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया वैसे ही हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फुल वैल्यू कंसीडरेशन एफवीसी, इसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फर्दर हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और फिर लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आपका जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो इस तरह बेसिकली आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ इंडेक्सेशन का है कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करते हैं। अदरवाइज सिमिलर वे में जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात आती है कि इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई करती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसके बेसिस पर आप इंडेक्सेशन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन करना होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना है, दैट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड करेंगे बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। तो जिस साल में आपने एसेट को परचेज किया था, एक्वायर किया था, उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप लेंगे और उससे आप जो है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड या फिर ट्रांसफर्ड। तो इस तरह बेसिकली आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। और सिमिलर वे में आप कॉस्ट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है कैलकुलेट करेंगे। आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए जितनी भी कॉस्ट आपने इनकर की है, COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर इन विच इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर। तो जिस साल में आपने इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर की है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। तो इस तरह बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडेक्सेशन, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन आती है उसको बोला जाता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलर वे में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर इंडेक्सेशन कहलाती है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर
2021 की, तो CII है आपका 301। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301। और ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इसके लिए बेस ईयर आपका लिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2001। तो सन 2001 को बेस ईयर लेते हुए, दैट मींस सन 2000 और 2001 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपका 100। तो ऑलरेडी आपके नोट्स में भी आपको दिए गए हैं ईयर टू ईयर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो नोटिफाई किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। तो मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने सन 2001 में खरीदी थी और उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल किया गया है, तो ऐसे में अगर मुझे इंडेक्सेशन करना है, तो वो प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज की परचेज की थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने के लिए आपको 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे बाय 100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 301। तो आपकी जो कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 3,01,000। तो दैट मींस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो आज की डेट में 3,01,000 रुपए है। तो अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल की है 5 लाख रुपीज की, तो उसमें से आप लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 301,000 और आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 199,000 रुपीज। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 4 लाख रुपए नहीं होगा, वो होगा 1,99,000 रुपए। तो इंडेक्सेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो आप पहले चेक करें कि क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। और जब आपको पता चल जाता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ऐसे में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। बाद हमने डिस्कस किया कि बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2001 जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 100 है, दैट इज बेस ईयर। अगर कोई एसेट इससे पहले परचेज की गई है तो इन दैट सिचुएशन हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लेंगे। अगर मान लीजिए कोई एसेट परचेज की गई है 1991 के अंदर, तो ऐसे में उसके लिए हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लेंगे। तो यहां पर बताया गया कि आप वही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे जो सन 2001 के लिए एप्लीकेबल है। दैट मींस आप 100 जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ही कंसीडर करेंगे। हाँ, एक यहां पर हम आपको बेनिफिट दे देते हैं, अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की है, तो ऐसे में आप जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस कॉस्ट में आपने उसको एक्वायर किया है, और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर मैंने कोई एसेट परचेज की है, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की 5 लाख रुपए की, तो ऐसे में कहा गया कि यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने परचेज की मान लीजिए 1 अक्टूबर 1990 को, और 5 लाख रुपीस की हमने वो प्रॉपर्टी परचेज की, और मान लीजिए हमने वो प्रॉपर्टी सेल की लेट से 10th ऑफ अक्टूबर 2020 को, और वो प्रॉपर्टी हमने सेल की मान लीजिए 40 लाख रुपीस की। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या करेंगे, आप 1 अप्रैल 2001 को जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज 5 लाख रुपीस, और फेयर मार्केट वैल्यू आप पता लगा लीजिए कि उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप ले सकते हैं। हमें बेनिफिट किसमें है, हायर में बेनिफिट है। जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना ज्यादा हमारा कैपिटल गेन कम होगा, उतना कम हमें टैक्स पे करना होगा। अब ये कैसे पता चले कि 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए एक लैंड के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे कि 1 अप्रैल 2001 में अगर सिमिलर लोकेशन के अंदर अगर और कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर्टी का, और कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की गई थी, तो वो किस रेट पर की गई थी। तो आप रजिस्ट्रार से वो वैल्यू जो है ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस डेट में 1 अप्रैल 2001 की डेट में वहां पर जो रजिस्ट्री हुई, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, किस
अमाउंट में हुआ, क्या वहां के सर्कल रेट थे, क्या वहां के रेट्स थे, उसके अकॉर्डिंग आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो अब मुझे फायदा है फेयर मार्केट वैल्यू लेने में। अच्छा, मान लीजिए मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आती है 3 लाख रुपीज। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम है। तो इसका मतलब यहां पर दोनों ही ऑप्शंस एसएससी को दिए गए हैं, टैक्स पेयर को दिए गए हैं कि वो चाहे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकता है, चाहे फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में हायर होगा टैक्स पेयर वही चूज करेगा। तो यहां पर 15 लाख रुपए की अमाउंट को हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। और ऐसे में फुल वैल्यू कंसिडरेशन हमारी 40 लाख रुपीज है, 40 लाख रुपए की हमने सेल की है, माइनस करेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन हम कैसे करेंगे, 15 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 301। तो इस तरह आपकी जो कॉस्ट आएगी वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो मान लीजिए यहां पर 45,15,000। तो 45,15,000 रुपए की आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है। तो अब यहां पर आप देखेंगे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो रहा है 5,15,000 रुपए। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि इंडेक्सेशन कैसे करते हैं और इंडेक्सेशन से क्या बेनिफिट है। आप सोच के देखिए, 5 लाख रुपए की कोई एसेट आपने परचेज की थी, जिसको आपने 40 लाख रुपए का सेल किया, बेचा, 35 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आप इंडेक्सेशन करते हैं तो इंडेक्सेशन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है, वो भी 5,15,000 रुपए का। तो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट परचेज की गई है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवरेज हायर को आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ ही एक और बात बताई गई, अगर आप 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और 1 अप्रैल 2001 से पहले ही आपने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की, कोई खर्चा किया, तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की गई है आफ्टर 1 अप्रैल 2001, दैट विल बी कंसीडर्ड। तो 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की गई है तो वो आपकी कंसीडर होगी। उससे पहले अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की गई है वो आपकी कंसीडर नहीं होगी। तो ये जितनी भी बातें अभी तक हमने की वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन काफी सारे मेंबर्स को प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने फिर से इसको रिवाइज किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी कैपिटल एसेट कब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी और कब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो सेक्शन 2 क्लोज 42 ए के अंदर बेसिकली बताया गया है कि कोई कैपिटल एसेट कब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 2 क्लोज 29 डबल ए के अंदर बताया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस ए कैपिटल एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 2 क्लोज 42 ए में बताया गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस ए कैपिटल एसेट held by an SSC for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer। तो यहां पर कहा गया जिस डेट में आपने उसको सेल किया है, जिस डेट में आपने उसको ट्रांसफर किया है, अगर उस डेट से जो जस्ट पहले वाली डेट है वहां तक अगर आपने उसको 36 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं किया है तो ऐसे में वो क्या मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब अगर कोई कैपिटल एसेट 36 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड की गई है तो वो क्या मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर मान लीजिए मैंने सेल की है 1 सितंबर 2020 को, तो मुझे क्या चेक करना होगा, 31 अगस्त 2020 तक
वो एसेट मेरे पास होल्ड रही, दैट मींस डेट ऑफ परचेज से लेकर 31 अगस्त 2020 तक का जो पीरियड है, का जो समय है, अगर वो 36 महीने या उससे कम है, तो ऐसे में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इसका मतलब अगर ये पीरियड 36 महीने से ज्यादा का है, वो कैपिटल एसेट मेरे पास 36 महीने से ज्यादा समय के लिए रही, तो ऐसे में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो जनरल केसेस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया वो 36 मंथ्स बताया गया। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गोल्ड है, मेरे पास कोई ज्वेलरी है, तो हम देखेंगे जो गोल्ड होता है, जो ज्वेलरी होती है, वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाती है। तो कोई गोल्ड या ज्वेलरी अगर मैं 36 महीने से ज्यादा समय के बाद सेल करूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और अगर मैंने उसको 36 महीने से पहले ही बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो जिस डेट में मैंने वो गोल्ड परचेज किया, उस डेट से लेकर जिस डेट में मैंने गोल्ड को सेल किया, उस डेट तक अगर मेरा जो होल्डिंग पीरियड है, जितने समय के लिए मैंने गोल्ड को अपने पास रखा, अगर वो 36 महीने या उससे कम है, तो ऐसे में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर वो 36 महीने से ज्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। उसके अलावा कुछ एसेट्स, स्पेशल एसेट्स बताई गई, जिनके केस में ये 36 महीने वाला पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं एप्लीकेबल होगा। उनके केसेस में कम समय को प्रेफर किया गया। तो यहां पर हम वो स्पेशल केसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी एसेट्स बताई गई जिनके केसेस में जो पीरियड ऑफ 36 मंथ्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके केसेस में शॉर्टर पीरियड रखा गया, कम पीरियड रखा गया फॉर कैलकुलेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो प्रोवाइडेड दैट in the case of a security listed in a recognized stock exchange in India or a unit of the UTI, Unit Trust of India, established under the Unit Trust of Indian Act 1963, or a unit of an equity oriented fund or a zero coupon bond, the provision of this clause shall have effect as if for the words 36 months the words 12 months shall be substituted। तो इसका मतलब बेसिकली बताया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो सिक्योरिटीज आपको पता है शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, और या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं, और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो जो आपके म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है उनकी यूनिट्स है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो ऐसे में इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स कंसीडर किया जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म। अगर 12 महीने तक होल्ड किए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे, अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड किए हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो हमने एक सेक्शन देखा था 111A, जिसमें हमने देखा था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को अगर आप सेल करते हैं तो ऐसे में 15% का टैक्स पे करना होता है अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जाएगी। और लिस्टेड शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जब मानी जाएगी जब उनको आपने 12 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड किया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिस्टेड शेयर्स को खरीदते हैं और उसको 12 महीने के अंदर बेच देते हैं, तो ऐसे में ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ये आपका 111A में टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%। और अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, वो आपका टैक्सेबल होता है 112A में, जिस पर आपको 10% से टैक्स देना होता है अबव ₹1 लाख। तो ऐसे में लिस्टेड शेयर्स के केस में ध्यान रखें पीरियड ऑफ होल्डिंग है 12 मंथ्स, और 12 मंथ से कम होल्ड आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर 12 मंथ से ज्यादा आप होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। नेक्स्ट
प्रोविजो जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोविजो है ये अप्रैल 14 से लेकर जुलाई 14 पीरियड के बीच में जो शेयर्स सेल किए गए उनके रिगार्डिंग बात करता है। आज की डेट में यह जो प्रोविजो है यह रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोविजो आता है, थर्ड प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन द केस ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग शेयर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो वो शेयर्स जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है इंडिया के अंदर, उन केसेस में 36 months shall be substituted as 24 months। तो इसका मतलब शेयर ऑफ ए कंपनी which are not listed on a recognized stock exchange in India shall be considered short-term capital asset if the period of holding is 24 months or less। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट है खाली, तो वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उस केस में भी पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा 24 मंथ्स। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जहां पर मैंने आपको बताया था बिल्डिंग के केस में अगर वो 24 महीने से पहले बेच दी जाती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, अगर 24 महीने के बाद बेची जाती है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो being an immovable property, land or building or both, the provision of this clause shall have effect as if the words 36 months, the word 24 months had been substituted। तो इसका मतलब अगर मैं समराइज करूं तो जनरली जो कैपिटल एसेट है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया 36 मंथ्स। अगर वो 36 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड की गई तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। और अगर मैं बात करूं लिस्टेड सिक्योरिटीज की जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ऐसे में पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया 12 मंथ्स। और अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड शेयर्स की या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया 24 मंथ्स। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इक्विटी शेयर लिस्टेड है, इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 12 मंथ्स। अगर कोई इक्विटी शेयर अनलिस्टेड है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 24 मंथ्स। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 12 मंथ्स। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर अनलिस्टेड है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 24 मंथ्स। अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड जनरली आपके सभी लिस्टेड होते हैं तो इसलिए ये 12 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स, तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके ना ही तो फर्स्ट प्रोविजो में कवर होते हैं ना ही थर्ड प्रोविजो में कवर होते हैं, तो दैट मींस इसके लिए जनरल पीरियड ऑफ होल्डिंग दैट इज 36 मंथ्स शैल बी अलाउड। डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये भी आपका 36 मंथ्स अगर वो लिस्टेड नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, हाउस है, तो 24 मंथ्स। और अगर और कोई कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, तो 36 मंथ। तो बेसिकली यहां पर तीन तरह की पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको बताई गई, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ। 12 मंथ्स के अंदर जितनी भी आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और यूनिट ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बो, इनके केस में 12 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको देखनी है। अगर 12 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद अगर कोई शेयर्स है कंपनी के अनलिस्टेड है या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में 24 मंथ्स जो है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। अगर 24 मंथ्स या उससे कम आप पीरियड के लिए आपने होल्ड किए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसके अलावा बाकी जितनी कैपिटल एसेट बच जाती है उनके लिए 36 मंथ पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया। अगर 36 मंथ से पहले उनको सेल कर दिया गया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अगर 36 मंथ्स के बाद सेल किया गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम किस बेसिस पर किसी कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे या फिर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो यहां पर कैपिटल एसेट आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है। जो जनरल रेट दिए गए हैं अंडर सेक्शन 112 वो आपके 20% बताए गए हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, और जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। जो स्पेशल रेट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अंडर सेक्शन 111A
ये आपकी 15% से टैक्सेबल होगी, और अंडर सेक्शन 1112A ये आपकी 10% से टैक्सेबल होगी अबव ₹1 लाख। उसके बाद सिंपल वर्ड्स में यहां पर आपको बताया गया है, ये भी आप एक बार रीड कर सकते हैं कि कौन सी एसेट कब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। टेबुलर फॉर्म में भी यहां पर आपको एक समरी दी गई है कि अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, जीरो कूपन बॉन्ड है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 मंथ या उससे कम है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अदरवाइज वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लैंड और बिल्डिंग है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ ए कंपनी है, तो ऐसे में पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 मंथ या उससे कम है तो ऐसे में आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अदर्स आपके जो है ज्वेलरी है या फिर पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, वो आपकी जो है अदर एसेट कैपिटल एसेट कवर होगी, जिसके अंदर आपके डेट ओरिएंटेड फंड्स भी आ जाते हैं। तो वो उन केसेस में अगर वो 36 मंथ या उससे कम पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अब बताया गया कि सेक्शन 2 क्लोज 42B के अंदर अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे, उससे अगर कोई गेन अराइज होगा, दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मींस कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और सिमिलर वे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पर हमारे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि कब कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, कब कोई कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैपिटल एसेट क्या है। एक बार जब हमें यह पता चलता है कि कोई एसेट कैपिटल एसेट है, तभी हम यह देखते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल एसेट की, जिसको बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 14 के तहत। तो सेक्शन 2 क्लोज 14 में बेसिकली बताया गया है कि कौन सी एसेट जो है वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो कैपिटल एसेट मींस, तो अगेन यहां पर जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। दैट मींस यहां पर कोई एसेट अगर इस डेफिनेशन में कवर होगी तो ही वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, अदरवाइज वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर कहा गया कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो किसी तरह की भी प्रॉपर्टी जो एसएससी ने होल्ड की है, हेल्ड की है, वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो कोई लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग दोनों एक साथ है, तो वो क्या मानी जाएगी, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। भले ही ये लैंड, भले ही ये बिल्डिंग आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर कोई बिल्डिंग आपने बिजनेस के अंदर जो है उसको यूज कर रहे हैं, एज ए गोडाउन यूज कर रहे हैं, एज ए शोरूम यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उसको बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं और उसको अगर आप सेल कर देते हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट और गेन होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये जो एसेट है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो लैंड है, ये कैपिटल एसेट मानी गई। तो इसका मतलब भले ही कोई एसेट जिस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं इन दी बिजनेस, उसके बावजूद भी वो कैपिटल एसेट हो सकती है। तो एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप होल्ड कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं, वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी, irrespective of its use in business। उसके बाद any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Security and Exchange Board of India। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है FIIs का। ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर अपनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं।
तो इन इन्वेस्टर्स के पास भी अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड है, कोई सिक्योरिटी इनके पास है, तो वो सिक्योरिटी भी क्या मानी जाएगी? कैपिटल एसेट मानी जाएगी। Any unit linked insurance policy to which exemptions under clause 10D of section 10 does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof। तो अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको सेक्शन 10 क्लोज 10D के तहत एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तो वो पॉलिसी भी क्या मानी जाएगी? वो पॉलिसी भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं क्लोज बी और क्लोज सी की, जो कि स्पेसिफिक क्लोज है, अगर मैं इग्नोर करूं उन दोनों क्लोजेस को और मैं बात करूं क्लोज ए की, जिसमें कहा गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा गया है, यहां पर कहा गया है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी के द्वारा हेल्ड की गई है वो क्या है? कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब जितनी भी एसेट्स है, चाहे वो आपकी पर्सनल एसेट्स है, चाहे वो बिजनेस एसेट्स है, चाहे वो मूवेबल एसेट्स है, चाहे वो इमूवेबल एसेट्स है, वो क्या है? कैपिटल एसेट्स है। और उनके बेचने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं बेसिकली, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो यहां पर बट डज नॉट इंक्लूड्स, दैट मीन्स नीचे जो बताई गई ये जो प्रॉपर्टीज है ये कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम ये समझ ले कि कौन कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, उनके बाद जो एसेट्स बच जाती है वो सभी क्या है? कैपिटल एसेट्स। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एनी स्टॉक इन ट्रेड। तो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस के अंदर जो आपका स्टॉक होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग, जब आप उस स्टॉक को सेल करते हैं तो वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाती है, और किसी भी इनकम को दो बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता। एक बार तो बिजनेस हेड के अंदर उसको सेल मानते हुए आप उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और टैक्स पे करते हैं, और दूसरा उसको आप कैपिटल एसेट माने और कैपिटल गेन हेड में भी उस पर टैक्स दे। इट इज इलॉजिकल। इसलिए कहा गया कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो मोटर कार है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सभी क्या मानी जाएंगी? कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। तो इट मींस कैपिटल एसेट्स मींस ऑल द प्रॉपर्टीज, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी बट डजंट इंक्लूड्स एनी स्टॉक इन ट्रेड और कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी स्टॉक जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए हेल्ड है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, चाहे वो कंज्यूमेबल्स का स्टॉक है, वो क्या माना जाएगा? वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। और इनको अगर आप सेल करेंगे तो कैपिटल गेन इनकम नहीं होगी। इस केस में आपको बिजनेस इनकम अराइज होगी, जिसको हम इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे।